हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो सीरीज है, आज 6 वीडियो है इस वीडियो सीरीज का। तो हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा इस वीडियो के बाद से। इसके बाद हम मॉड्यूल 2 पे चलेंगे और उसके बारे में फिर हम जानेंगे। लेकिन जो मॉड्यूल 1 में जो टॉपिक रह गए थे हमारे पास, तो उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो दो टॉपिक रह गए थे कि, दूरदर्शन के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी थी उसके लिए बात करेंगे, और प्रसार भारती और उनकी जो वेरियस बॉडी है या चाइल्ड कहते हैं वो उनके सारे पे बात करेंगे। और आखिरी वीडियो के आखिरी में हम जितना ओवरऑल जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं इस बाकी के 5 वीडियोज में, उसको भी हम यहाँ पे उसके ऊपर भी हम देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले जो हमारे पास है उस पे हम सबसे पहले बात करेंगे। और जो बिल समरी है, तो इस क्या कहते हैं जो बिल है, इसमें हम दो बिल की बात करेंगे। एक बिल 2010 का है और एक 1990 का एक बिल है। तो इस वीडियो में हम दो बिल के बारे में बात करेंगे और प्रसार भारती की जो बॉडीज हैं वो वर्क कैसे करती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि जो हमारे प्रसार भारती है वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या वर्क कल्चर है, तो इन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जो प्रसार भारती है उसको जो बिल लाया गया था, उस बिल को 2010 में लाया गया था। और एक मिनट, इसको छोटा। हाँ, तो इसे 2010 में लाया गया था। उसमें उस वक्त की जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय, मिस अंबिका सोनी, उनने राज्यसभा में इस बिल को लाया था। और इस बिल को 8 सितंबर 2010 को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग जो कमेटी थी उस वक्त पे, उनके पास भेजा गया था। और 2 महीने में उनको अपनी ये रिपोर्ट उनको प्रेजेंट करनी थी। तो 2010 में जो उस समय के ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी उसको में अंबिका सोनी जी लाई थी, और वो 2 महीने के अंदर उसको प्रेजेंट करने वाले थे। जो नेक्स्ट जो इसमें सेकेंड बिल के जो सेकेंड पॉइंट है इस बिल का, उस बिल में है कि जो बिल है वो प्रसार भारती जो क्या कहते हैं जो ब्रॉडकास्ट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके एक्ट को 1990 को रिवाइज करना है। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन प्रसार भारती की जो इस्टेब्लिश हुई और इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका वर्क है, पावर है, इसको ये बिल जो है वो डिफाइन करता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इस बिल को लाने का ये मोटिव था कि हम इसका वर्क फोर्स कैसा रहेगा, इसको कौन कौन से ऐसे पावर रहेंगे जो ये यूज करेगा, और चीज़ों के ऊपर इनकी जो डिसीजन है वो कितना इम्पैक्ट रहता है इस बिल के कारण से। तो बिल को लाना था, और जो इनके चेयरमैन थे उनको क्या क्या उनको पावर दी जाती है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं और इसमें आगे के काम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें प्रसार भारती जो इस्टेब्लिश हुई थी नवंबर 23 1907 को हुई थी। और इसमें आकाशवाणी जो है एआईआर के नाम से जो हम जानते हैं, और जो ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, और दूरदर्शन में शामिल थे। और उस वक्त पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑल इंडिया रेडियो है और दूरदर्शन है वो एक ही बॉडी हुआ करती थी। एक ही बॉडी के अंदर में दोनों वर्क करती थी। और उनका जो जो भी उस पर डिसीजन ली जाती थी वो एक दो लोग थे जो वहीं पे डिसीजन लेते। तो इसके कारण से क्या होता था कि वर्क जो होती थी वो कोलैप्स हो जाते थे दोनों, और उसमें कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आ जाती। तो जो प्राइमरी टास्क था उस पर करने का, जो कि उसको मतलब कि आपको इसको पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में बनाना है या प्राइवेट ब्रॉडकास्ट सेक्टर की तरफ इसको करना है, इसमें रेवेन्यू जनरेट करना है कि और कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना है। तो इस बिल में लाया गया कि जो मेन मोटिव था इसका कि इसको हम पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को की तरफ से इसको हम प्रोवाइड करेंगे करवाएंगे लोगों के लिए। तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ये आ गया। ठीक है, तो एक्ट सेंटर में जो गवर्नमेंट थी, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन, दे एक्ट अलाउ टू सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है। तो उसमें जो सर्विस के जो भी ऑफिसर्स थे, जो एम्प्लॉय थे, तो उनको कुछ शर्तों के ऊपर ठीक है, कुछ शर्तों के ऊपर प्रसार भारती में मूव करने की उनको परमिशन थी कि आप यहाँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे कुछ करके आप उसमें आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ये बिल जो था, इसमें कुछ चीज़ें जो मेंशन हुई थी, जो प्रोविज़न है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में कुछ डेज़िग्नेटेड जो पोस्ट थे, जो बड़े पोस्ट हुआ करते थे, ठीक है? तो उसके अलावा और जो पोस्ट हैं उसको 1 अप्रैल 2010 से प्रसार भारती को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और डेज़िग्नेटेड जो पोज़ीशन थे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय ऑफ़िसर और जो एम्प्लॉय थे इंफॉर्मेशन सर्विस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो सर्व कर रहे थे, या आकाशवाणी या दूरदर्शन के बाहर कोई कैडर में था, उसको भी लिस्टेड करना था इसमें। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये बिल जो थी वो चल रही थी, और इस पे ये पॉइंट्स जो थी उस पे हम जो बात कर रहे हैं। तो ये बिल लाने के पीछे इतनी सारी मोटिव हुआ करती थी कि कोई वर्क कैसे करेगा, जो एम्प्लॉय हमारे अंडर में काम करेंगे, उनको कौन-कौन से परमिशन अलाउ होंगी, उनके लिए जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा, उनका वर्क फोर्स में क्या होगा, और कौन कैसे काम करेगा। तो हर तरह की जो नियम और जो कानून उसमें बनाना था, उस बिल इसी बिल के अंडर में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। तो आकाशवाणी या दूरदर्शन में जो भी लोग रिक्रूट हो रहे थे, यहाँ पे रिक्रूट जो भी हो रहे थे, तो वो जो भी रिक्रूट होते हैं उन सभी एम्प्लॉय और ऑफिसर्स को रिटायरमेंट तक अपॉइंटमेंट पर माना माना जाता था कि वो अपॉइंटेड रिटायरमेंट तक, जब तो रिटायर। लेकिन 1 अप्रैल और 2000 से पहले अपॉइंटेड किए गए थे जो लोग, उनको फिर से एक उसमें चेंजेस लाया गया था कि अप्रैल 2000 से 5 अक्टूबर 2007 तक रिटायरमेंट किए गए जितने भी एम्प्लॉय थे या ऑफिसर थे, उसको डिप्यूटेशन पर माना जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती जा रही थी, और उनका जो रूल बुक था वो सारी चीज़ें वहाँ पे बनती जा रही थी। और ठीक, यहाँ पे इस पे चलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि 5 अक्टूबर 2007 के बाद जो डिप्यूटेशन था इसमें, यहाँ पे अब जो रिक्रूटेड हुए थे उसपे किसी भी जो जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, प्रसार भारती के अंदर में, उसको अधिकारी ऑफिसर्स और उसके कर्मचारी, और जिसको हम एम्प्लॉय कहते हैं वो होंगे। तो जो भी इसके अंदर में आते थे उनको परमानेंट जॉब यहाँ पे उस समय तक ये प्रोवाइड हो रही थी, और वहाँ पे वो एम्प्लॉय के तौर पे काम करने लग गए थे। तो इसमें था कि प्रसार भारती के पास जो कंपल्सरी रिटायरमेंट या डिसमिस करने की जो पावर थी, इनको क्या कहते हैं कि कुछ मतलब कि जो चीज़ें थी, हर एक पावर जो उनके जो हेड बनाए जा रहे थे उनको नहीं दिया गया था, कि जैसे कि आप उनको जॉब से नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता तो कई तरह की पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पे सराउंडिंग होती हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी को इस चीज़ से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता। इस कारण से इसमें कई चीज़ें जो थी वो लानी गई थी, जिसमें से आप देख सकते हैं डिसिप्लिनरी एंड सुपरविजरी पावर्स को आप उस पे नहीं कर सकते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पे डिसिप्लिनरी सर्विसरी पावर होंगी, जिस पे आप उसको किसी रूल को तोड़ने के उस पे उनको आप सस्पेंड तक कर सकते थे, या उनको आप वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उनको वहाँ से उनके पोस्ट से हटा नहीं सकते थे। तो इस बिल में ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी कहीं कहीं न कहीं अच्छी थी, और ये लोगों के लिए कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहा था। तो इस बिल के आने से कई चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई थी लोगों के पास कि कैसे ये वर्क करेगा, इनका वर्क कल्चर कैसे होगा। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन कहीं न कहीं जो इनका जो गाइडलाइन था, गाइडलाइन इनकी बन रही थी प्रसार भारती की, तो उसमें जो भी गाइडलाइन थी वो दोनों चीज़ों के लिए कंपल्सरी थी, और वही वही गाइडलाइन सबको फॉलो करनी थी, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो या दूरदर्शन हो। तो प्रसार भारती के अंडर में ये दोनों बॉडीज़ वर्क करती हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो हमने इस बिल के बारे में पढ़ा कि कौन, कब और कैसे चीज़ें ये लाई गई थी, तो ये सारी जो थी
सारे पॉइंट्स जो हैं, जो ईयर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई थी और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, और जो भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही थी वो कितना इम्पोर्टेंट था। एक अगर पॉइंट देखें, पर्सपेक्टिव व्यू देखें अगर प्रसार भारती की तरफ से, तो ये सारी जो पॉइंट्स थे कहीं ना कहीं उनकी गाइडलाइन को फुलफिल कर रही थी और उनके गाइडलाइन को पूरा कंप्लीट करने में ये हेल्प कर रही थी ये सारी पॉइंट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रसार भारती का। जो प्रसार भारती है ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको इसको देखने के लिए कोई भी फीस या रेंटल फीस आपको नहीं देना पड़ता था। उस वक्त पे जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही थी सर्विस ऑन एयर आपके टेलीविज़न के ऊपर, तो वो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के सिस्टम में आती है। लेकिन जो जो चैनल के लिए हम पैसे देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो उसको हम प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी कहते हैं, क्योंकि हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं और तब वो जाकर के वो जो सर्विस है उसको हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे जब प्रसार भारती की बात कर रहे हैं, तो प्रसार भारती के जो दोनों विंग्स हैं या दोनों बॉडीज हैं, तो वो फ्री में वर्क कर रही थी, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं कर रही थी। यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल की जो डेवलपमेंट होनी थी इंडिया में, वो उसके लिए वर्क कर रही थी। तो ये प्रसार भारती है, ये बहुत सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यह जो पार्लियामेंट के एक्ट लाया गया था उस समय इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि स्टैट्यूटरी जो ऑटोनमस बॉडी है इसमें जो दूरदर्शन है, डीडी टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो जो है वो एक साथ इसमें थे। लेकिन जो पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो मीडिया यूनिट थी, जो उसमें वर्क कर रहे थे, जो मीडिया वर्क इसमें हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ था कि भारत इंडिया के जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट में इंडियन पार्लियामेंट में से पास किया गया था प्रसार भारती एक्ट के आधार पे। ठीक है। तो 90s में इसके ऑटोनॉमी बॉडी को मंजूरी देने के लिए प्रसार भारती के जो एक्ट है उसको लाया गया था। लेकिन इसे 15 सितंबर 1997 तक लागू नहीं किया गया, किसी न किसी रीजन से, और किसी जो पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री थी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, या उनको लग रहा था कि ये यहाँ से लॉस हो सकता है, यहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुछ चेंजेस के कारण इसको 15 सितंबर 1997 तक लागू नहीं कर पाए थे, इस एक्ट को पूरा हम नहीं ला पाए थे इंडिया में। लेकिन जब क्या हुआ था कि जब डॉक्टर सूर्य प्रकाश भारती डॉक्टर मृणाल पांडे के बाद आए थे यहाँ पे चेयरमैन पोस्ट के, जो अभी डायरेक्टर हैं शशि शेखर वेम्पति, जो प्रसार भारती के अभी सीईओ हैं। तो उन्होंने जौहर सरकार की जो जगह पे वो 2016 में सीईओ बने थे। तो ये कुछ नाम है, आप यहाँ से आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये करंट चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती को उन्होंने रिप्लेस किया था, और अभी यहाँ तक अभी बने हुए थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे इसको अगर आपको ऐड करना हो, नोट डाउन करना हो, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो प्रसार भारती की विंग थी, तो वो एक साथ होने के कारण से जो मैंने बताया कि उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, तो उस समय एक एक्ट लाया गया था कि इस चीज़ को दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो किसी न किसी रीजन से गवर्नमेंट में ये चीज़ें फंस जाती हैं कि जो बिल 2016 में लाई गई थी, और वो जाकर के 2020 में जाकर के वो एक्ट को बनाया गया, लागू कर दिया गया पूरे इंडिया में। तो कहीं न कहीं आप जब बिल के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी बिल इंडिया में आपके पास एक्ट आ रहे हैं, एक्ट वो बन रहे हैं, तो उसको जब आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी कि जो बिल 6 साल पहले आ जाना चाहिए था वो अभी आ रहा है, या पिछले साल तक आया, या जो बिल अभी रनिंग पोजीशन में है वो कौन से गवर्नमेंट में आएगी। क्योंकि जब बिल बनाया जाता है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने पर्सपेक्टिव व्यू से बनाती है उस चीज़ को। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं फिर उस पे वर्क होता है, फिर दूसरी गवर्नमेंट जो आती है वो अपने पर्सपेक्टिव व्यू से उस चीज़ को बनाना फिर से शुरू करती है। तो कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ के बीचों में जो बिल होता है वो कहीं न कहीं काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे पास होता है, या इंडिया में वो चीज़ लागू की जाती है।
तो इसके बाद हम चाइल्ड एजेंसी जो कह रहे थे, कह रहा था, मैं आपको बता रहा था चाइल्ड एजेंसी के बारे में कि जो ऑल इंडिया रेडियो है और जो डीडी भारती है, तो ये दोनों चाइल्ड एजेंसीज हैं किसकी, प्रसार भारती की। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो और आपका दूरदर्शन है, ये दोनों इनकी चाइल्ड एजेंसीज है। इनको पेरेंट भी कह सकते हैं, चाइल्ड एजेंसीज भी कह सकते हैं, इनको आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है ऑफिशियली पे हम 1956 से आकाशवाणी वॉइस ऑफ द स्काई के नाम से जानते हैं, और इंडिया के जो नेशनल जो नेशनल नेशनल पब्लिक नेशनल पब्लिक सॉरी नेशनल पब्लिक रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग है और प्रसार भारती जो एक ही बॉडी में हुआ करते थे उस समय तक। तो इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं, और 1936 में इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, और प्रसार भारती और दूरदर्शन को इंडियन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो है कि उसको सेवा को, मतलब जो सर्विस थी उसको अलग कर दिया गया था। नई दिल्ली में आकाशवाणी की जो बिल्डिंग है उसको वहाँ पे फिर उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि उनको एक अपना बिल्डिंग उन्हें दे दिया गया कि ये आपका जो हेड ऑफिस है। तो अगर दूरदर्शन के हेड ऑफिस की बात करें तो ये आपको न्यू दिल्ली के मंडी हाउस में आपको ये मिलेगा, एनएसडी के पास। तो वहाँ पे इसकी दूरदर्शन की ऑफिस है। तो ये जो चीज़ थी वो क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ से जो थिएटर हो रहे थे उनके चीज़ों में भी वो सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था उस समय तक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो भी जो है टेलीविज़न की तरह, इंडियन टेलीविज़न सॉरी प्रसार भारती की तरह डीडी वन की सेटअप के बराबर ही इसकी सेटअप है। इससे बड़ा जो रेडियो नेटवर्क है वो भी किसी वर्ल्ड में नहीं है जितना बड़ा इंडियन के पास है या हमारे पास जो चीज़ें हैं रेडियो के फॉर्म में। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक हेड जो न्यू दिल्ली में है उसके अलावा भी हर स्टेट में ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस आपको मिल जाएंगे, जहाँ से वो लोकल और रीजनल जो वहाँ के कल्चर है उस चीज़ को वहाँ से वो प्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं। जो मेन हेडलाइन होती है वो तो न्यू दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होती है, लेकिन जो वहाँ की जो रीजनल है, जो स्टेट की जो न्यूज़ है वो आपको वहीं से आपको आपकी सिटी के जो ऑफिस है वहाँ से वो की जाएंगे उसी भाषा में, जो लैंग्वेजेस वहाँ पे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे यहाँ पे से आई थी। तो जो भी आप कल्चर डाइवर्सिटी और रेफरेंस हैं, तो एआई ऑल इंडिया रेडियो की जो होम सर्विस है जो पूरे ऑल इंडिया में इस्टेब्लिश है, तो 420 जो स्टेशन है उसमें एड ऑन है हमारे पास, इस चीज़ बने हुए हैं। और ये तकरीबन क्या कहते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया की जो 92% जो हमारी आबादी है, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको ये कवर करती है। अब तो ये 99.19% हो गई है। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है वो 23 लैंग्वेजेस में और 179 जो लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हमने इसको कर दिया है। यहाँ पे डायलेक्ट्स हैं जो 179 लैंग्वेज डायलेक्ट से यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, जो हमारा जो लोकल है उनके ऊपर इनको ज़्यादा फोकस होता है, जो वहाँ के, ताकि लोगों को वहाँ की जो कल्चर है, जो भी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में लोग जान सके और अपने ही लैंग्वेज में अपने जो स्टेट है उसके न्यूज के बारे में जान सके और समझ सके। अगर मान के चलिए जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में अगर आप इंग्लिश में और किसी और दूसरी लैंग्वेज में अगर आप न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ को समझना बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हर स्टेट के लिए एक अलग-अलग वहाँ पे ऑफिस खोल दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो के, जहाँ पे आप नेशनल के साथ आप अपने लोकल न्यूज़ को भी आप अपने लैंग्वेज में सुन सकते हैं। वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, जो वहाँ पे सॉन्ग्स होते हैं लोकल, तो उस चीज़ को भी आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं आप लोकल चैनल रेडियो जो स्टेशन है उसके हेल्प से।
तो इसके बाद हम आते हैं दूरदर्शन के ऊपर। तो दूरदर्शन के बारे में हमने काफ़ी जाना भी है और इसके बारे में हम बात करेंगे दूरदर्शन के बारे में। तो जो दूरदर्शन है ये डीडी के फॉर्म में एक इंग्लिश वर्ड में ये डीडी के शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं। ये गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है और जो एक ऑटोनमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। जैसा कि ऑल इंडिया रेडियो है उसी तरह दूरदर्शन भी फ्री टू होम है। आप जब फ्री टू होम डीटीएच लगवाते हैं तो आपको डीडी के जितने भी चैनल हैं स्पोर्ट्स के हों, चाहे फार्मिंग के लिए हो या न्यूज के लिए हो या इंटरटेनमेंट के लिए हो, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में आपको फ्री टू डीटीएच में प्रोवाइड की जाती है। देखिए जिसका जो ओनरशिप है वो ओनरशिप जो है इसका पावर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और जो प्रसार भारती के दोनों डिपार्टमेंट के लिए होता है, के पास है। ठीक है, स्टूडियो और जो ट्रांसमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो इंडिया है वो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। ये जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये 15 सितंबर 1959 को इस्टेब्लिश किया गया था और दूरदर्शन जो डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों पर भी इसको किया जाता है। जैसा कि अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएं तो जब आप प्रसार भारती की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ से भी आप जो एफएम है ऑल इंडिया रेडियो है आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चेंजेस कितनी हो रही है। जो चेंज पहले एक बड़े से रेडियो को आपको लेके चलना पड़ता था, उसमें आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाते थे और इसके बाद तब आप उसको सुनते थे। इसके बाद वो चीज़ छोटी हो गई, जो रेडियो बड़ी होती थी तो उसके साइज भी घट गए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। उसमें जो ट्रांसमीटर यूज किए जा रहे थे उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। फिर वो और जब हम उसको डेवलपमेंट करते चले गए तो डेवलपमेंट होने के बाद वो चीज़ हमें मोबाइल में मिलने लग गई। इसके बाद हम मोबाइल में उसको यूज करने लग गए। मोबाइल में जब आप रेडियो एफएम लगाते ये सॉरी ईयरफोन लगा करके आप एफएम को इजीली एक्सेस कर लेते थे। जो भी आपके मान लीजिए आप दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली के अंदर में जितने भी स्टेशन है रेडियो स्टेशन, आप वहाँ से सभी को वहाँ से क्या कहते हैं कि आप उसे यूज कर रहे होते हैं। अगर आप किसी और जगह पे हैं तो वहाँ पे जितने भी हैं वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आईपॉड वगैरह में भी एफएम की जो फैसिलिटी है वो दे दी गई थी। जो सोनी के छोटे छोटे वॉकमैन आते हैं, पॉकेट वॉकमैन, उसमें भी आप रेडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो चीज़ें डेवलपमेंट आप हमें कहाँ से लेकर के आए थे और आज के टाइम पे हम कहाँ पे जा रहे हैं। और ऐसा हम ऐसे एरा में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन रेडियो को एक्सेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमने एक इनिशियल फेज से लेकर के अभी के प्रेजेंट जो फेज है इस बीच में हमने इस चीज़ को फील किया और इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ तो जो क्या होता है मेट्रोपॉलिटन और रीजनल में इंडिया भर में इसे जो इंडियन नेटवर्क के मीडियम से इसमें फॉरेन में भी टेलीविज़न, रेडियो और ऑनलाइन मोबाइल को सर्विस देना शुरू हो गया था। तो दूरदर्शन में टोटल अभी 46 स्टूडियो जो हैं वो रन कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा होता है, मतलब कि 46 काउंट काउंट जो है, ये जो नंबर है स्टूडियो के नाम पे जो स्टूडियो है ये बहुत बड़ा काउंट होता है। 46 स्टूडियो का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने स्पेस, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने लाइट, कितनी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स इसमें यूज की होगी, कितने केबल यूज किए होंगे। एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने दूरदर्शन में। और 21 चैनल जो यहाँ से हमारे यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। और इसमें जो दो यहाँ पे 1959 यहाँ पे ठीक है, इस पे हम आते हैं जिसमें 11 स्टेट नेटवर्क एंड इंटरनेशनल चैनल ये सारे हम यहाँ से यूज कर रहे हैं अभी के टाइम पे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पे 17 जो लोकल सैटेलाइट चैनल हैं उसको अभी हम यूज कर रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ जो रह गया आपका डीडी नेशनल, ये डीडी नेशनल एंड डीडी न्यूज 70 रीजनल सैटेलाइट्स चैनल जो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। और जो 11 स्टेट्स नेटवर्क है और जो नेशनल
चैनल है जैसे डीडी इंडिया, और उसमें जो अलग अलग डीडी के जो और भी सारे चैनल्स हैं, वो सारे इसमें हम देख रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, डीडी भारती हो गए, डीडी किसान, डीडी नेशनल, डीडी वन रीजनल एंड लोकल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ यहाँ से आप देख, डीडी मेट्रो, डीडी टू एंटरटेनमेंट चैनल, और 24 आवर्स के लिए हम इससे सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो एक चीज थी प्रसार भारती, पहले एक डीडी का एक चैनल हुआ करता था, तो अब आपके पास कितने सारे ऑप्शन है और कितने सारे लैंग्वेजेस में आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डीडी स्पोर्ट्स को इंडिया के सामने व्यूअर्स को दिया कि आप जितने भी स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी है आप इस पे देख सकते हैं, जितने भी वर्ल्ड कप हुए, और वर्ल्ड कप के बाद जितने भी एशियाड गेम हुए, जो भी लोकल गेम्स हुए, जो नेशनल गेम हुए, उसको आप सीधे डीडी स्पोर्ट्स पे डायरेक्ट लाइव देख सकते थे। और कई तो वर्ल्ड कप भी लोगों ने डीडी स्पोर्ट पे, डीडी वन पे भी एक्सपीरियंस किया हुआ इस चीज़ को। इसके बाद डीडी उर्दू और डीडी किसान, डीडी नेशनल जो है वो लोकल और रीजनल में भी हमारे यहाँ पे जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो उर्दू के हैं उनको उर्दू में न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, तो वो उर्दू में न्यूज़ सुन सकते हैं, और जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत अच्छे से वो गेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस कारण से डीडी को और कई अलग अलग लैंग्वेजेस में उतारा गया था। जब आप डीडी बांग्ला भी देख सकते हैं, डीडी असम भी देख सकते हैं, डीडी महाराष्ट्र भी देख सकते हैं, तो ऐसे करके हर स्टेट के लिए अलग डीडी वहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से और समझ सकते हैं, और वहाँ की जो लोकल कल्चर है उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। तो नवंबर 3 को 2003 को लॉन्च किया गया डीडी न्यूज़, और डीडी न्यूज़ जो है मेट्रो, जिसे डीडी टू इंटरटेनमेंट चैनल के रूप में हम इसको जानते हैं। तो डीडी टू को हम जब इसको इंटरटेनमेंट चैनल के नाम से जब जानने लगे, तो इससे 24 आवर्स के लिए इसे शुरू कर दिया गया था। लेकिन ये जो चैनल थे, ये जो लोकल ट्रांसमिट के द्वारा इसको चलाया जाता था, जो हम वहाँ पे डीडी का जो हर जगह पे ऑफिस बना हुआ है, उस पर जो सैटेलाइट हैं उस पे भी वर्क किया गया, और केबल ऑपरेटर और डीटीएच ऑपरेटर के हेल्प से भी, मीडियम से भी इस चीज़ को हर जगह पे पहुंचा दिया गया था। जो लोकल गेम्स है, वो लोकल गेम्स तो हम अपने डीडी पे देख ही रहे थे, जो डीडी स्पोर्ट्स है उस पे। इसके साथ साथ और कई इंटरनेशनल भी चैनल्स उस समय तक आ ही गई थी हमारे यहाँ पे। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जब न्यू रीजनल चैनल्स डीडी जो अरुण प्रभा ये आ गए थे, ये जो है इसका जो पूरा का पूरा फोकस था डीडी अरुण प्रभा का 24/7 ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए सैटेलाइट प्रो, तो ये 15 फरवरी 2018 को शुरू किया गया था। आगे इसको लॉन्च को रोक दिया गया था, लेकिन डीडी अरुण प्रभा को 9 फरवरी 2019 को लॉन्च कर दिया गया था। और ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये लॉन्च किया गया था। लेकिन 9 मार्च 2019 को प्रसार भारती ने डीडी के फ्री डिश के मीडियम से भारत के सैटेलाइट के जो स्टार्ट हो गया था, उस पे 11 डीडी चैनल्स को लाए, 11 डीडी चैनल्स को वहाँ पे लाए गए थे। जैसे कि और भी जो चैनल्स हैं वो क्या कह रहे थे कि वो डीटीएच के थ्रू सारी सर्विसेज दे रही थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रसार भारती है वो इन चीज़ों में पीछे रह गई थी। तो इसके बाद इन लोगों ने भी जो एक नया विंग कंप्लीट हो रहा था डीटीएच के फॉर्म में, तो उस विंग में भी इन लोगों ने अपने आप को आजमाया, और इस चीज़ में वो सक्सेस हो गए यहाँ पे। और करने के बाद जब लोकल जब कल्चर को जब और स्ट्रॉन्ग करना था, और उनकी जो चीज़ों को और भी वहाँ पे पूरा करने के लिए एक लंबा रास्ता यहाँ से उनको तय करना था कि इस चीज़ को और ये बढ़ाएं। फिर डीडी छत्तीसगढ़, डीडी गोवा, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, डीडी डीडी झारखंड, डीडी मणिपुर, डीडी मेघालय, डीडी मिजोरम, डीडी नागालैंड, डीडी त्रिपुरा और डीडी उत्तराखंड लाया गया। क्योंकि इन सारे चैनल्स के आने से, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि इन चैनल्स के आने से अगर कोई दूसरे स्टेट में भी रह रहा है, तो वो अगर दूसरे जो कल्चर है उसको जानने में अगर वो इंटरेस्ट है, या वो
किसी तरह की जो एजुकेशन वो ले रहा हो तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। जो डीडी के जो लोकल चैनल्स हैं स्टेट वाइज, तो वो उसके काफ़ी हेल्प करेगा ताकि वो जो जनरल अवेयरनेस है उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जो इंडियन कल्चर है उसको और वो अच्छे से जान सकता है इन चैनल्स के हेल्प से। तो 13 अप्रैल 2020 को प्रसार भारती और डीडी रेट्रो लॉन्च किया गया, जो दूरदर्शन के जो पुराने क्लासिक वाले जो एपिसोड्स थे या जो सीरियल उस समय चल रही थी और बंद हो गई, तो उसको यहाँ पे लाया गया था। क्योंकि अगर आप कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपको चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए, और यहाँ से एक ऐसा चैनल लाया गया जैसे कि आपके पास आपने भी देखा होगा कि हर एक चैनल के एक दूसरा जो सेकेंडरी ऑप्शन चैनल होता है। जैसे कि आप जी टीवी देखते हैं तो जी टीवी में रिसेंट के जितने भी एपिसोड होते हैं वो सारे चलते हैं, लेकिन जी अनमोल है तो जी अनमोल में जितने भी पुराने एपिसोड हैं वो सारे उस पे चलते रहते हैं। इसी तरह सोनी के भी सेकेंडरी चैनल हैं, उस पे भी जो पुराने जो सीरियल थे वो उस पे टेलीकास्ट किया जाता था। स्टार प्लस के भी एक जो सेकेंडरी चैनल है वो उस पे जितने भी पुराने एपिसोड थे वो चलते थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये सारे चैनल लाने से उनकी जो चैनल की जो काउंटिंग थी वो बढ़ रही थी, और उनके साथ साथ जो फ्री टू डीटीएच यूज कर रहे थे तो उसमें भी वो एड के हेल्प से वो रेवेन्यू वहां से जनरेट कर रहे थे। तो अगर पैसे कमाने की अगर बात आती है तो कोई भी इस चीज से पीछे नहीं हटेगा। वो जितने भी ऑप्शन उनके पास आएंगे तो उस ऑप्शन के हेल्प से वो वहां से पैसे कमाने के जो रेवेन्यू कमाने का जरिया है वो उस चीज को वहां से जरूर वो यूज करेगा और वहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा, ताकि और भी जो नई टेक्नोलॉजी है उस चीज को हम उसको डेवलप कर सके अपने और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रसार भारती एक्ट 1990 के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो एक्ट आया था इसके बारे में हम जानेंगे, ये एक्ट क्यों लाया गया था और इस एक्ट के हेल्प से जो इंडियन मीडिया है उसको क्या फ्रीडम मिली थी, और वो जो कंटेंट वहाँ पे पब्लिश हो रही थी उसमें और भी क्या क्या चेंजेस हुई थी इस एक्ट के आने के बाद। तो जब ये एक्ट लाया गया था तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्ट में लाया गया था कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी चंदा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और इस पे कई तरह के क्वेश्चंस उठाए गए थे उनकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर, और उसमें कई तरह के क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो थी उसको मिसयूज करते थे अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये जो एक्ट है उस समय लाया गया था। कहा जाता है कि जब 90s में जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट जो हमारी जो मीडिया है, जो हमारी प्रेस है, उसको उस समय तक फ्रीडम नहीं था उस कोई भी न्यूज़ चलाने के लिए। वो वही न्यूज़ चलवाया जाता था जो उस समय की गवर्नमेंट उस समय चलवाया उनको जो मन में था। तो इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, उसको यहाँ से फ्रीडम मिल गई थी इस चीज़ से लेकर के। अब वो कोई भी जो एजेंडा है उस चीज़ को वो ब्रॉडकास्ट कर सकते थे, उसके बारे में प्रिंट कर सकते थे, उस बारे में बातें कर सकते थे और लोगों को इन्फॉर्मेशन वो दे सकते थे। तो कहीं न कहीं जब इंदिरा गांधी ने जब चंदा कमेटी को ख़त्म कर दिया था, तो तो इस बात से पता चल जाता है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो थी इस रिपोर्ट को ख़त्म करने के बाद और अपनी जो व्यू है वो अपनी व्यू चलाने के लिए मीडिया का यूज़ कर रही थी, ताकि वो जो पॉलिटिकल एजेंडा है या जो उनके पर्सपेक्टिव है उनके हिसाब से चीज़ें चलना शुरू करे। लेकिन 1977 में जनता गवर्नमेंट के जो जो सजेस्ट की गई थी, ठीक है, जो कदम उठाए गए थे, जो स्टेप्स लिए गए थे, इसके लिए एक उनको आइडिया
जो था, वो जो चीज़ें सजेस्ट की गई थी, उनके लिए जो बीजी वर्गीज कमेटी है उसको उस समय बनाई गई थी, ताकि जो चेंजेस हुए हैं, जो चीज़ें ख़त्म हुई, उसको सही की जाए। और 1978 में ये जो कमेटी है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें रिकमेंडेशन की गई थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके लिए जो फ्रीडम है, उसको नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट के अंदर में होना चाहिए। तो आकाश भारती उस समय नाम था। ठीक है, तो 1977 में एल के मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा एक बिल लाया गया था संसद में, और उसमें यह उस समय वो उस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री देखते थे लाल कृष्ण आडवाणी। और उसमें जो इस बिल में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए जो ऑटोनमस बॉडी जो थी, ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं, प्रपोज किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था इस चीज़ के लिए कि कि दोनों को अलग अलग कर दिया। और इस बिल के आने से जब इस चीज़ में आया, तो प्रस्ताव रखने के बाद इसको लैप्स जब आया, इसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो जब कांग्रेस की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसको इसको संसद में आने नहीं दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पहली गवर्नमेंट जब इस बिल को बना रही होती, जो जो चीज़ें उसमें एड ऑन हो रही होती है, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो उस चीज़ को, उस बिल में वो चेंजेस अपने हिसाब से कर लेती है। और इसी कारण से ये बिल उस समय कैंसिल हो गया था, वो दोबारा जो है लोकसभा में वापस नहीं आया था। लेकिन 1982 में पीसी जोशी कमेटी जब बनाई गई, तो उसका मेन मोटिव था दूरदर्शन के लिए सॉफ्टवेयर, एक अलग से सॉफ्टवेयर प्लान करना था उस चीज़ को, कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें एड ऑन होंगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो मेन मोटिव प्लान था वो सॉफ्टवेयर के ऊपर था। लेकिन इस कमेटी के अनुसार अगर माने, तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए, कि उन्होंने जब कहा कि रेलवे बोर्ड बनाना जाना चाहिए, जिसमें केवल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो पर्सन है उसको ही एंट्री मिलनी चाहिए इसके अंदर में। और 1989 में प्रसार भारती जब बिल इंट्रोड्यूस की थी, प्रसार भारती जब इस बिल को नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा इसको पेश किया गया था, जब लाया गया था, उनके सामने प्रेजेंट किया गया था, तो बिल में पिछली जो लास्ट बिल थी, इस बिल के आने से पहले जो 1989 में आई थी, और इसके जो पहले वाली बिल थी, उसमें से क्या हुआ था कि कुछ कंटेंट उसमें से लिए गए थे। और उसमें वो चीज़ जो कंटेंट लेने के बाद उसको जब नए स्ट्रक्चर बन रहा था, तो नए स्ट्रक्चर बनाने में जब पुराने स्ट्रक्चर से कुछ अच्छी चीज़ें जब मिल रही थी, तो इन्होंने उसमें उस कंटेंट में से वो चीज़ें उठा ली और इस बिल को कंप्लीट किया था। तो पीवी सिंह की गवर्नमेंट में बिल को आगे बढ़ाया गया, और अगस्त 1990 में लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया था, इस बिल को ला दिया गया था। तो यहाँ से जब थी, तो कई सारी चीज़ें यहाँ से बदलनी शुरू हो गई। हमारी जो मीडिया थी उस समय, वो अपने आप को फ्री फील कर रही थी, फ्री टू एयर हो गए। उनको वो अपने हिसाब से न्यूज़ बनाना, अपने हिसाब से पब्लिश करना, जो 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 रियल इवेंट है उसके बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई थी उनके लिए। तो कहीं न कहीं उनको जो रिस्ट्रिक्शन थे, उन चीज़ों से आज़ादी मिल गई। तो अभी के मीडिया को आप देख सकते हैं कि वो कितनी आज़ाद है, वो कौन-कौन सी कंटेंट चलाते हैं, कैसे न्यूज़ चलाते हैं। तो इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 90s से पहले क्या चीज़ें होती थी, और 90s के बाद से लेकर के अभी तक चीज़ें कैसी चल रही है। तो 92 में ये कहीं न कहीं जो ये कमिटी, वरदान कमिटी की जब बनाई गई थी, पीवी नरसिम्हा राव की कमेटी, एके वरदान कमेटी के नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस समय थे कमेटी नरसिम्हा राव के। तो उनके जो सेक्रेटरी इस कमेटी के अनुसार अगर माने, तो दूरदर्शन चैनल को 4 मेट्रो सिटी में और एफएम स्टेशनों को लीज पे दिया जाना चाहिए। तो वो उस बिल में ये चीज़ एड ऑन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लीज पे, सॉरी, यहाँ पे दिया गया, ठीक है, लीज आउट किया गया था यहाँ पे।
न्यू पॉलिसी जब आई थी प्राइवेट और फॉरेन ब्रॉडकास्टर को भारत में लिमिटेड ऑपरेशन के लिए कि आप इतने जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन जो में जो थी, तो जो फॉरेन ब्रॉडकास्टर थे उनको भी ये गाइडलाइन समझ में जो परे थे, क्योंकि इस गाइडलाइन में समझ से परे होने का रीजन ये है क्योंकि इस गाइडलाइन में उनको अपनी प्रॉफिट कम दिखाई दे रही थी और गवर्नमेंट की प्रॉफिट ज़्यादा थी। इसके कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें कोलैप्स हो रही थी, तो उसको एंगेज करने के लिए और जो लिमिटेड गाइडलाइन थी उसके हिसाब से उनको परमिशन दे दी गई थी। और इसके बाद केपी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस समय सिंहदेव ने कहा कि जो फॉरेन मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा है वो अपनी प्रोग्रामिंग को लेकर के जो उनके पास आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करने के ऊपर में है, ठीक है। तो उन्होंने वापस ये चीज़ बताई कि सरकार प्रसार भारती के जो एक्ट है उसको लागू करने के बारे में बहुत सीरियस है, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन को ऑटोनोमस नहीं देना चाहती थी उस समय तक। लेकिन चीज़ें वहाँ से बदल गई और आखिरकार क्या हुआ कि फाइनली चीज़ें प्रसार भारती 97 में लागू हुआ ये एक्ट, जो प्रसार भारती यहाँ पे प्रसार भारती एक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। 23 नवंबर 97 को ये जो बिल है वो क्या कहते हैं कि एग्जिस्ट हुआ। तो ये जो बिल है इस बिल में इतनी सारी चेंजेस थी क्योंकि जब फॉरेन जब चैनल्स इंडिया में आने शुरू हुए थे तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर के हिसाब से उनकी फिल्म या जो कंटेंट थे वो नहीं थे, तो उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को उनको वापस से री एडिट करना पड़ता था ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट सॉरी इंडियन जो व्यूअर हैं उनके हिसाब से हो, यहाँ के जो कल्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चलती रहे। तो इस वीडियो में ये जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसके सारे कंटेंट यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 2 जो है रेडियो एंड टेलीविज़न ऑर्गेनाइजेशन उस पे हम बात करेंगे और उसको लेकर के आएंगे वर्किंग ऑफ रेडियो स्टेशन ऑफ टेलीविज़न स्ट्रक्चर ऑफ एआईआर इन प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और जो हमने बाकी मॉड्यूल 1 में जितने भी टॉपिक हमने कवर की है तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ये हिस्ट्री होने के कारण से ये थोड़ी लंबी जाती है, तो आप बोर ना हो इस चीज़ को यहाँ से चीज़ों को सीखें और जो अपनी नॉलेज है आप वहाँ से बढ़ाएं। इंडियन रेडियो और टेलीविज़न के बारे में ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करती हैं लोगों को, ठीक है। तो ये सारे जो कंटेंट हैं इन पे हमने बात किया इस कंटेंट में कि जो ऑडियो विजुअल है वो इंडिया में कैसे डेवलप हुई, कौन कौन से बैरियर्स आए, कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन से रूल बनाए गए इनको डेवलप करने के लिए, ताकि जो कंटेंट है वो हमें कैसे मिल रही है। प्राइवेट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक सॉरी प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हमने जाना, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एआईआर है या प्रसार भारती। तो ये मॉड्यूल 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 के साथ और उनके 2 नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।